ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 जिसका अपने पार्ट 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 3 पढ़ा था जिसमें अपने कोशिका का समसूत्री विभाजन उसके बारे में पढ़ा। समसूत्री विभाजन की कितनी 4 अवस्थाएं थी जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं के बारे में अपने पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपने जो अर्धसूत्री विभाजन है यानी मियोसिस, इस अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस विभाजन के बारे में अपने पढ़ेंगे। कौन कौन सी इसमें अवस्थाएं आती है और क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने अर्धसूत्री विभाजन। जब कोशिका विभाजन में बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में यानी जो कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है तो उसमें बनने वाली जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं उनके गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं क्या क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आती रहेगी। प्रथम विशेषता तो यही होगी। इसके अलावा कौन कौन सी विशेषताएं यानी किन अवस्थाओं में पूरा होता है, तो उसमें सबसे पहले तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। तो इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्था आएगी और दूसरी कौन सी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय अवस्था आएगी, यानी दो अवस्थाएं इसमें आती हैं जिसे अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड अवस्था कहते हैं। जिसे अर्धसूत्री प्रथम या फर्स्ट तथा अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था कहते हैं। यह इसकी प्रथम विशेषता अर्धसूत्री विभाजन की। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। ये इसकी द्वितीय विशेषता है। इसके बाद में है जो इसमें एस अवस्था आती है, तो एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति प्रतिकृति के साथ समान संतति समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। अर्ध गुणसूत्र बनने
बनने के बाद में अर्धसूत्री जो फर्स्ट अवस्था होती है वो प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें आपने क्या सबसे पहले तो आपने बताया अर्धसूत्री विभाजन की दो अवस्थाएं होंगी, लेकिन उसमें दोनों अवस्थाओं को पूरा करने के लिए पहले क्या जो एस अवस्था होती है उसमें गुणसूत्रों की प्रतिकृति के समान अर्धसूत्र गुणसूत्र बन जाते हैं। तो अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद में ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है वो अवस्था प्रारंभ होती है। और इसमें क्या डीएनए है उसकी प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र ही पूर्ण होता है। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो एक चक्र में ही पूरी होती है। अर्धसूत्री जो द्वितीय अवस्था है इसमें समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं हैं तो इसमें क्या क्या हुआ दो अवस्थाएं हैं फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद डीएनए का चक्र पूर्ण होगा और जो एस अवस्था होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या जब अर्ध गुणसूत्रों होगा तभी आगे फर्स्ट अवस्था शुरू होती है। अर्धसूत्री द्वितीय होती है इसमें क्या समजात गुणसूत्र होते हैं उनका युगलन या पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। इसके आगे आपने क्या नोट करना है कि अर्धसूत्री द्वितीय के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री द्वितीय के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। क्योंकि अपने बड़ा समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन इसमें कितनी 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती है अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड है उन अवस्थाओं के बारे में पहले अपने नोट करेंगे, फिर उन सभी अवस्थाओं को आगे पूरा संक्षेप में अपने पढ़ेंगे। तो अर्धसूत्री फर्स्ट इस अवस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी प्रथम में, फिर अर्धसूत्री द्वितीय। इन दोनों विभाजनों में जो अवस्थाएं आती है उसके नाम है इसमें प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड है मेटाफेज फर्स्ट यानी पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, तीसरा है एनाफेज फर्स्ट या पश्चावस्था फर्स्ट, और 4 नंबर टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट या अंत्यावस्था फर्स्ट। फिर इधर अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था तो उसमें क्या हो गया प्रोफेज या पूर्वावस्था सेकंड, मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड या पश्चावस्था सेकंड, और इसके बाद में टीलोफेज सेकंड अंत्यावस्था सेकंड।
इनके बारे में अपने पढ़ेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी अवस्थाएं, क्या क्या इसमें जो अपने को परिवर्तन दिखाई देते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है, इसमें सबसे पहले अपनी पूर्वावस्था फर्स्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्वावस्था फर्स्ट क्या है? समसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था है उससे यह अधिक लंबी व जटिल अवस्था होती है। यह समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से अधिक लंबी व जटिल अवस्था है। अधिक लंबी व जटिल अवस्था है। इसमें 5 उप अवस्थाएं होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इनमें कितनी 5 प्रावस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। अब वो 5 उप प्रावस्थाएं कौन कौन सी? इसमें 1 नंबर है तनुपट्ट या लैक्टोटीन बोलते हैं, तनुपट्ट की अवस्था या लैक्टोटीन। सेकंड अवस्था कौन सी इसमें? युग्मपट्ट या जाइगोटीन, युग्मपट्ट या जाइगोटीन बोलते हैं। फिर थर्ड अवस्था कौन सी आएगी इसमें? स्थूलपट्ट या पैकेटीन, स्थूलपट्ट या पैकेटीन। फिर आगे 4 नंबर कौन सी है? द्विपट्ट या डिप्लोटीन, द्विपट्ट या डिप्लोटीन। और लास्ट 5 नंबर कौन सी है? वह पारगति क्रम या डाइकाइनेसिस, पारगति क्रम। पारगति क्रम या डाइकाइनेसिस। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें, जो किसमें पूर्वावस्था फर्स्ट में आती है। 5 की 5 अवस्थाएं कौन सी? तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट या पारगति क्रम। अब इस अवस्थाओं में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले तो जो पूर्वावस्था फर्स्ट होती है, इसमें क्या जो गुणसूत्र होते हैं वह स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसका जो आपने चित्र बनाना है पूर्वावस्था का, उसमें क्या गुणसूत्र है वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। पहले गुणसूत्रों का जाल होता है, केंद्रक नष्ट होता है और गुणसूत्र है वो इस तरह से स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये पूर्वावस्था फर्स्ट कहलाती है। पूर्वावस्था फर्स्ट। जो इसमें तनुपट्ट अवस्था होती है, लिप्टोटीन अवस्था,
कौन सी, युग्म पट्ट या जाइगोटिन बोलते हैं। तो युग्म पट्ट या जाइगोटिन में क्या होता है, गुणसूत्रों का आपस में युग्मन हो जाता है। इस तरह से युग्म पट्ट या जाइगोटिन में क्या होता है, गुणसूत्रों का आपस में युग्मन हो जाता है, इस कारण इसे युग्म पट्ट अवस्था कहा गया। युग्म पट्ट के बाद में है स्थूल पट्ट या पेकाइटिन। ये पेकाइटिन अवस्था की अवधि बहुत कम होती है और इसमें गुणसूत्र वो 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र होते हैं वो पेकाइटिन अवस्था में क्या 4 अर्ध गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे 4 अलग बन गए यहाँ पर और 4 ये इकट्ठे बन गए, तो 4 युग्मों के रूप में ये दिखाई देते हैं स्थूल पट्ट या जो पेकाइटिन अवस्था है। इसके बाद में डिप्लोटीन अवस्था। डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। डिप्लोटीन अवस्था में ये गुणसूत्र अलग होने लगते हैं और एक्स के समान दिखाई देते हैं। मतलब इस अवस्था में गुणसूत्र ऐसे, ये अगर ऐसे थे, इस अवस्था में इस तरह से दूर दूर दिखाई देने लगते हैं डिप्लोटीन अवस्था में। और लास्ट में कौन सी अवस्था आती है, डाइकाइनेसिस कहलाती है। इसमें जो काइनेसिस बनते हैं वो अलग हो जाते हैं और गुणसूत्र है पूर्णतः संघनित व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कौन सी, डाइकाइनेसिस या पारगतिक्रम अवस्था में तर्कुतंत्र एकत्रित होकर समजात गुणसूत्र हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये अवस्था जो पूर्वावस्था फर्स्ट है, यह सबसे लंबी और जटिल अवस्था होती है। 5 अवस्थाओं में से को विभाजित किया गया। तनुपट्ट में जो गुणसूत्र हैं वो जाल उनका विघटित होने लगता है और गुणसूत्र है वो धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने शुरू होते हैं। युग्म पट्ट में क्या होता है, गुणसूत्र है वो इस तरह से 2 युग्मों में बदल जाते हैं। 4 उसमें गुणसूत्र होते हैं, मतलब एक युग्म में 2 गुणसूत्र होंगे तो वो दोनों अलग अलग युग्म के रूप में बदल जाते हैं। फिर स्थूल पट्ट या पेकाइटिन, इसमें क्या चतुष्क के रूप में गुणसूत्र दिखाई देते हैं इकट्ठे होकर। द्विपट्ट या डिप्लोटीन, इसमें गुणसूत्र वापस अलग होने लगते हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फिर लास्ट है डाइकाइनेसिस, इसमें गुणसूत्रों का जो पूर्ण संघनन था पूरा हो जाता है और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके बाद में है अगली अवस्था मध्य अवस्था फर्स्ट। तो मध्य अवस्था फर्स्ट में क्या होता है, गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्य अवस्था फर्स्ट, इसमें गुणसूत्र मध्य अवस्था में जैसे अपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था कि गुणसूत्र हैं वो बीच में एक पट्टिका पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसी तरह से इसमें युगलिक गुणसूत्र होते हैं मध्य रेखा पर पट्टिका बनती है उस पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से दिखाई देंगे, 2 ध्रुव बन जाएंगे, दोनों विपरीत ध्रुवों पर से गुणसूत्र हैं वो आकर एक बीच में मध्य पट्टिका बन जाती है। इस पट्टिका पर ये गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं। तो इस ऐसे इसमें गुणसूत्र हैं, इधर से एक जोड़ा युग्म दिखाई देगा गुणसूत्रों का और एक है दूसरी तरफ से गुणसूत्र आएंगे। मतलब दोनों ध्रुवों से गुणसूत्र आते हैं और किस तरफ बढ़ते हैं, दोनों मध्य पट्टिका इस पर व्यवस्थित होने के लिए आ जाते हैं। तो मध्य अवस्था में आपने इतना ही नोट करना है कि युगलिक गुणसूत्र हैं वो मध्य रेखा पट्टिका पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके बारे में पश्चावस्था और जो अंत्यावस्था उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो
तो आज आपको जितना पढ़ाया उसे अपने अपनी नोटबुक में इस डायग्राम सहित नोट करना है और रिवाइज करना है।